तो दोस्तों आज सितंबर की 29 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये गार्डिनिया या गंधराज के पौधे पर। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये मेरे पास पिछले 2 साल से है। इसको मैंने 2 साल पहले इस तरह से मिट्टी के 10 से 12 इंच के गमले में ग्रो किया था। और इस सीज़न की शुरुआत में मतलब जब मार्च अप्रैल का मौसम था उस समय मैंने इसके ऊपर जब ढेरों फूल आए थे तब आपके साथ एक वीडियो शेयर भी की थी कि इस तरह से इससे फ्लावरिंग लेनी चाहिए। लेकिन उस टाइम के बाद से जब से इसके फ्लावर्स स्पेंट हो गए, उसके जो फ्लावर्स हैं वो खिलकर गिर चुके हैं, उसके बाद से दोबारा इसने ना तो फ्लावरिंग करी और ना ही इसकी मैं कह सकता हूँ कि ग्रोथ बहुत अच्छे से चली। क्योंकि इस पर अभी आप नोटिस करेंगे इस तरह से देखिए इसकी जो लीव्स हैं, इसकी जो वेन्स हैं लीव्स के अंदर की, ये क्लियरली विजिबल रहेंगी। इस समय पर इसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो शो करने लगा है। ये जो पौधे रहते हैं गार्डिनिया के ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और थोड़ी सी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को या फिर सॉइल के पीएच को या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को बहुत जल्दी शो करने लगती है। तो आज इस पौधे की इस तरह से जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इसको फुलफ़िल करने के लिए हम इस प्लांट को जो है वो न्यूट्रिएंट फीड करेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, इस समय पर ये देखिए इसकी जो बर्ड्स हैं वो जल्द ही डेवलप होने वाली हैं। ये जो पौधा रहता है ये थोड़े से मॉडरेट टेम्परेचर, जब थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मान लीजिए आपकी सितंबर और अक्टूबर का मौसम जब थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट रहता है, रात का मौसम ठंडा रहता है, दिन के समय धूप अच्छी निकलती है, उस समय पर यह कह सकता हूँ कि टेम्परेचर जब 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। और सेम इसी तरह का जब टेम्परेचर है वो मार्च अप्रैल में रहता है 25 से 30 डिग्री के आसपास। तो इस 2 क्लाइमेट में ये जो पौधा है ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर अगर आपके पौधे में जो बर्ड्स हैं वो डेवलप हो चुकी होंगी तो बहुत चांसेस रहेंगे वो बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी और वो गिरने लगेंगी। तो इस समय पर एक तो फीड करेंगे इसको न्यूट्रिएंट्स और दूसरा इसकी जो सॉइल मिक्स रहती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये देखिए इसकी सॉइल मिक्स ऐसी रहनी चाहिए जो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो लेकिन मॉइस्चर को होल्ड करे। इसके लिए मैंने इसको जो दिया था इस तरह से राइस हस्क की इसके ऊपर जब मार्च अप्रैल का मौसम था उस समय एक मल्चिंग की थी जिससे ये अंदर की तरफ नमी को मेंटेन कर पाए और जो कह सकता हूँ कि एक टेम्परेचर को बढ़ते टेम्परेचर को फील ना कर पाए। आने वाला विंटर सीज़न इस प्लांट्स का रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है। उस समय पर इनकी जो लीव्स हैं वो गिरने लगती हैं और ये पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप इनके नए प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो परफेक्ट टाइम रहेगा वो फरवरी मार्च का रहेगा। फरवरी मार्च में आप इनके नए पौधे जो है वो नर्सरी से लाकर ग्रो कीजिए। इस समय पर हालांकि अगर आपके पास कुछ इनके पुराने प्लांट्स हैं तो उससे आप नए पौधे कटिंग के थ्रू प्रोपगेट भी कर सकते हैं। नए पौधों की नई सॉइल मिक्स के लिए इनमें जो आप यूज़ कीजिएगा जिससे ये प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते हैं उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत का जो सैंड रहती है या बजरी का इस्तेमाल कीजिएगा, एक हिस्सा खाद वर्मी कंपोस्ट का और एक हिस्सा या तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए या फिर इस तरह से कोकोपीट की जगह इस तरह से राइस हस्क का जो चावलों का छिलका रहता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें कोकोपीट और राइस हस्क मॉइस्चर को होल्ड करती हैं लेकिन जो मिट्टी को है वो वेल ड्रेन्ड बना देती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो न्यूट्रिएंट्स मैं आज इसको फीड करने वाला हूँ। न्यूट्रिएंट्स को फीड करने से पहले आप इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए ताकि न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो पाएँ। सबसे पहले मैं इसके लिए इस तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करूँगा। ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर ऑलरेडी जो NPK है वो बैलेंस्ड रहता है तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर ना हो तो आप इसकी जगह पर चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 2 से 3 बड़े चम्मच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये देखिए मेरे पास जो ये ऑर्गेनिक मैन्योर है इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है 12%, 8% नाइट्रोजन है, 4% जो है वो 0.4% जो है वो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस, और पोटेशियम है 0.4%। तो इस तरह से इसमें जो pH है सॉइल का वो 6.5 to 7.5 है। और एक बात जो मैं और शेयर करना चाहूँगा, ये जो पौधे रहते हैं इनको जो सॉइल pH है वो थोड़ा सा एसिडिक पसंद रहता है तो बिल्कुल ये एसिडिक सॉइल pH बना देगी इसका। तो इस तरह से इसके 2 से 3 चम्मच सफिशेंट रहते हैं पौधे को फीड करने।
इसके बाद हम इस प्लांट को फीड करने वाले हैं इस तरह से थोड़े से एडिशनल माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे मैंने आपको बताया इस पौधे में इस समय पर जो इसकी पत्तियां हैं वो थोड़े से लाइट येलो कलर के अंदर हैं या लेमन कलर के अंदर है। तो इसका रीज़न रहता है इसके अंदर आयरन की और जिंक की डेफिशिएंसी है, साथ के साथ थोड़ी बहुत जो है वो कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो इस तरह से इन पौधों को आयरन और जिंक जो है वो फीड करना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे इनकी ग्रोथ अच्छे से निकल कर आती है। अगर आपके पास स्पेशल आयरन फर्टिलाइज़र हो तो आप उसको फीड कीजिएगा। इस समय पर मैं सीवीड ग्रैनुअल फीड करने वाला हूँ इस तरह से माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पर। ये एक बड़ा चम्मच इस तरह से गमले की मिट्टी में चारों तरफ जो है वो डाल दीजिए, ताकि मिट्टी में से ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ और बहुत इजीली इनकी जो रूट्स हैं वो डेवलप कर पाएँ। इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़े से ह्यूमिक एसिड जो बॉल्स रहती हैं उसका भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो पौधे रहते हैं इनको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र पसंद रहता है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड हो तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, लिक्विड फॉर्म का। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा आयरन रिच जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो तो उसका आप इस पौधे पर स्प्रे कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस तरह से आप इस पौधे की केयर कीजिए। और दूसरा, अगर आपके पौधे में जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो गिरने लगती हैं उसके लिए इसको कैल्शियम और पोटेशियम रिच जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिए, जैसे कि बनाना पील लिक्विड रहता है या फिर दूसरा कोई भी अच्छा कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र जो बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं देना, बस लिमिटेड डोज। तो उससे ये पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।